Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about painkillers. सबसे पहले हम देखेंगे कि पेन किलर्स होते क्या हैं। सेकंड, हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे, मतलब ये काम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पेन किलर्स देखेंगे तो इनको और एक नाम हम बोलते हैं, डेट इज़ एनाल्जेसिक्स। तो होते क्या है ये? ड्रग्स डेट रिलीव और रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो ड्रग्स होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं दर्द को, जो कि कम करते हैं दर्द को, रिड्यूस करते हैं पेन को विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक कंडीशन होती है कि पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए, पेशेंट बेहोश नहीं होना चाहिए। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं नसेड्स, जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये होता है पहला क्लास पेन किलर्स का। तो होते क्या है ये नसेड्स? फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, दैट इज दीज आर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दैट रिलीव पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स किनको हम बोलते हैं। पहले तो हमने बोला कि दीज आर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि ये बाइंड नहीं होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ। These are called non-opioid because they do not bind to opioid receptors. ये opioid receptors के साथ bind नहीं हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं non-opioid analgesics। अब ओपियोइड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में 3 जगह प्रेजेंट होते हैं। एक तो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और जो पेरिफेरल नर्व्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके लिए जो ड्रग्स होते हैं वो एक अलग क्लास होता है पेन किलर्स का, उनको हम बोलते हैं ओपियाइड्स। तो ओपियाइड्स इनके साथ बाइंड होते हैं ओपियाइड रिसेप्टर्स के साथ। तो ये कब हम यूज़ करते हैं? जब सीवियर इंजरी होती है, जब होती हैं फॉर एग्जांपल सर्जरी में, या कैंसर पेन जब होती हैं, तो उनमें हम ओपियाइड्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो क्लास होता है नसेड्स, ये क्लास जो होता है ये इन ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं हो जाता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। काम क्या होता है इनका? काम यही होता है कि पेन कम करना, फीवर रिड्यूस करना, इन्फ्लेमेशन कम करना। लेकिन करते कैसे हैं? ये सिंपली इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को। अब आप बोलोगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता क्या है? अगर आपको नहीं पता तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये एक लोकल केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर का मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशन या सिग्नल या मैसेज एक सेल से दूसरी सेल तक ट्रांसफ़र करता है। लोकल मतलब होता है जहाँ पे इसकी सिंथेसिस हो जाती है, ये वहीं पे काम करता है। अब मान लो ये एक सेल है, एक सेल में अगर इंजरी हो जाती है तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से या ये मैसेज यहाँ से न्यूरॉन्स तक ट्रांसफ़र करता है, लोकलाइज्ड एक ही जगह पे। तो इनको हम बोलते हैं लोकल केमिकल मैसेंजर। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये होता है एक केमिकल मैसेंजर। अब हम देखेंगे कि पहले प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे होती है, फिर हम देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जब हो जाती है तो उससे पेन क्यों हो जाती है। थर्ड हम देखेंगे कि नसेड्स इस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट क्यों करते हैं, होता क्या है फिर इससे। तो चलो पहले हम देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे हो जाती है हमारी बॉडी में। सो डेफिनेशन ऑफ नसेड्स तो देखिए हमने, उसमें हमने बोला कि नसेड्स काम कैसे करते हैं, वो पेन को कम कैसे करते हैं, वो डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। पहले हम देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे हो जाती है, उसके बाद हम देखेंगे कि नसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे करते हैं। फर्स्ट इसमें जो पहला स्टेप आता है दैट इज टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी का मतलब होता है किसी जगह कट लग गया, बर्निंग हो गई या इन्फेक्शन हो गया, उसको हम बोलते हैं टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी में होता क्या है? अगर हम सेल्यूलर लेवल पे देखेंगे, सेल्यूलर लेवल पे अगर हम देखेंगे
जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वो डैमेज हो जाता है। अब मान लो ये सेल है, न्यूक्लियस है इसका, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, जब सेलुलर लेवल पे जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाता है, जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। वो फॉस्फोलिपिड्स बाहर निकलते हैं सेल से, फॉस्फोलिपिड्स रिलीज हो जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स रिलीज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एराकिडोनिक एसिड, फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। और इस कन्वर्जन को हेल्प करता है एक एंजाइम, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज A2। ये सारी प्रोसेस कहां पे होती है, सेल मेम्ब्रेन में होती है। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो वहां से रिलीज हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं एराकिडोनिक एसिड में, और इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज A2। अब हमारे पास जो ये एराकिडोनिक एसिड है, ये दो पाथवेज में एंटर हो जाता है। एक पाथवे को हम बोलते हैं कॉक्स पाथवे, और सेकंड पाथवे को हम बोलते हैं लॉक्स पाथवे। या तो ये एंटर हो जाएगा कॉक्स पाथवे में, कॉकस इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें एक एंजाइम यूज होता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज, साइक्लोऑक्सीजनेज। और साइक्लोऑक्सीजनेज का सेकंड टाइप, साइक्लोऑक्सीजनेज सेकंड इसमें यूज होता है। तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज सेकंड, ये जो एराकिडोनिक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हो गई है। अब हम देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है। सबसे पहले ये पेन रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करता है। सेंसिटाइज करने का मतलब होता है कि उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इट सेंसिटाइजेस पेन रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करता है। इसका मतलब होता है कि उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है। मतलब अगर आप हाथ भी लगाओगे, अगर आप थोड़ा सा भी टच करोगे जहां पे इंजरी हुई होगी, जहां पे टिश्यू डैमेज हुआ होगा, तो आपको ज्यादा पेन फील होती है। तो इवन कि स्मॉल टच करने से भी बहुत ज्यादा पेन फील होता है। सेकंड काम क्या करता है, ये सोडियम चैनल्स को ओपन करता है। सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, आप मान लो ये सोडियम चैनल्स डोर का काम करते हैं सेल में। जो नर्व सेल्स होते हैं उनके अंदर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है। जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अंदर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है। तो उससे क्या होता है, आप ऐसे याद रखो कि डिपोलराइजेशन हो जाती है। डिपोलराइजेशन से क्या होता है, एक इंपल्स बन जाती है, एक सिग्नल बन जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक चली जाती है। तो ब्रेन उसको रीड कैसे करता है, ब्रेन उस सिग्नल को रीड करता है पेन की तरफ, तो इसलिए पेन फील हो जाती है। फिर तो जितने ज्यादा सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे नर्व में, उतना ज्यादा पेन फील हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, एक तो पेन रिसेप्टर से उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है, सेकंड ये सोडियम चैनल्स को ओपन करता है ज्यादा से ज्यादा, थर्ड स्वेलिंग हो जाती है, और फोर्थ फीवर हो जाता है। फर्स्ट पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं कॉक्स पाथवे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कॉक्स पाथवे में चला जाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब हम सेकंड देखेंगे कि प्रोस पाथवे में क्या हो जाता है। लॉक्स पाथवे यहां पे लिखते हैं, लॉक्स पाथवे। लॉक्स पाथवे में क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लिप ऑक्सीजनेज। लिप ऑक्सीजनेज काम क्या करता है, ये इस
एराकिडोनिक एसिड को ये कन्वर्ट करता है इनटू ल्यूकोट्राइन्स में। तो ल्यूकोट्राइन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक तो एलर्जी और सेकंड फीवर। सो दीज आर द टू पाथवेज। अब हम देखेंगे कि जो नसेड्स होते हैं वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे करते हैं, कैसे रोकते हैं इसको, सो डैट कि पेन भी फील नहीं हो जाएगी, फीवर कम होगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं। सो सिंथेसिस तो हमने देखी, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करते हैं नसेड्स। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो नसेड्स होते हैं इनके दो क्लासेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव नसेड्स और सेकंड इसमें होते हैं डेट इज सिलेक्टिव COX-2 नसेड्स। पहले हम देखेंगे नॉन सिलेक्टिव नसेड। नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है एक तो ये ब्लॉक करते हैं COX सेकंड एंजाइम को, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि जो COX सेकंड एंजाइम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में। जब ये एंजाइम को ही ब्लॉक करता है, इस एंजाइम को ही जब ये ब्लॉक करता है तो कन्वर्जन होता नहीं है। जब कन्वर्जन नहीं होता है तो एज ए रिजल्ट जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो बनते नहीं है। जब वो नहीं बन जाते हैं तो ना तो पेन फील हो जाती है, ना स्वेलिंग, और जो फीवर हो वो भी कम हो जाता है। सेकंड, इसके साथ साथ ये COX फर्स्ट एंजाइम को भी ब्लॉक करता है। COX फर्स्ट एंजाइम और एक एंजाइम होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है स्टोमक की प्रोटेक्शन। सेकंड, इसका काम होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब होता है ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है सो डैट कि जो ब्लीडिंग जब हो जाती है तो वो स्टॉप हो जाए। तो ये दो काम होते हैं COX एंजाइम के। जो नॉन सिलेक्टिव नसेड्स होते हैं वो COX सेकंड को तो ब्लॉक करते हैं लेकिन साथ में वो COX फर्स्ट एंजाइम को भी ब्लॉक करते हैं। एज ए रिजल्ट इसमें चांसेस रहते हैं गैस्ट्रिक या आप बोल सकते हो स्टोमक अल्सर। ये होता है साइड इफेक्ट इनका। क्यों स्टोमक अल्सर होने का खतरा है? क्योंकि ये COX फर्स्ट जो एंजाइम होता है जो स्टोमक की प्रोटेक्शन करता है ये उसको भी ब्लॉक करता है। इसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आइब्यूप्रोफेन, एस्पिरिन एटसेट्रा, ये किस में आ जाते हैं? नॉन सिलेक्टिव नसेड्स में। अगर हम सेकंड क्लास देखेंगे सिलेक्टिव COX-2 नसेड्स, नाम से ही पता चलता है कि ये सिर्फ खाली एक ही एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, डेट इज COX सेकंड, साइक्लोऑक्सीजनेज सेकंड। एज ए रिजल्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस नहीं हो जाती है, सो पेन कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, फीवर रिड्यूस होता है, फीवर कम हो जाता है। लेकिन इसमें हार्ट रिस्क होती है, हार्ट रिस्क। अब आप बोलोगे कैसे हार्ट रिस्क रहती है इसमें? तो समझने के लिए आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो COX फर्स्ट एंजाइम होता है, COX फर्स्ट जो एंजाइम होता है ये प्रोड्यूस करता है A2, एक हार्मोन होता है थ्रोम्बोजेन A2, इसको प्रोड्यूस करता है COX फर्स्ट। तो इसका काम क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है, ब्लड क्लॉटिंग को इंक्रीज करता है। और सेकंड होता है एक और हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। पहले हम बोलेंगे COX सेकंड इसको बनाता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करता है, वो डिक्रीज करता है ब्लड क्लॉटिंग को। और एक फंक्शन अगर आप देखोगे कि जो थ्रोम्बोजेन होते हैं, एक तो ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है, सेकंड ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करता है और ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है।
अब होता क्या है, जब हम सिलेक्टिव कॉकस 2 नसीड्स जब ये हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कॉकस 2 होता है वो ब्लॉक हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट जो कॉकस 1 होता है ओनली वहाँ पे एक्टिव जो रहता है डेट इज़ कॉक्स 1। तो ये क्या करता है, एक तो ये ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है और सेकंड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिजल्ट क्या निकलता है कि देयर में बी ए चांसेस ऑफ क्लॉट, यहाँ पे क्लॉट भी बन सकता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगे तो क्लॉट बन जाएगा। तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो हार्ट में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर से क्या होता है कि हार्ट पर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। जब लोड जाता है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, वहाँ पे हार्ट अटैक होने का चांस, हार्ट फेलियर या बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं हार्ट में। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे लाइक सिलिकोजिब। सो दिस वाज ऑल अबाउट नसीड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कैसे काम करते हैं, कैसे पेन को रिड्यूस करते हैं, कैसे फीवर को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास ऑफ एनाल्जेसिक्स जिनको हम बोलते हैं ओपियाइड्स, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। तो ये थे नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपियाइड एनाल्जेसिक्स को।